कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ पुराने लोग हैं वह कांग्रेस के अंदर आज या तो छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी है। बचता है तो एक छोटा सा गिरोह बचता है और वो भी धीरे धीरे जनता उनको उनकी सही जगह बता देने वाली है। जिससे आप बीजेपी के प्रत्याशी हैं भव्य विश्व। बीजेपी 8 साल में कोई 5 काम गिना पाए कि आधुनिक हल्के में जो उन्होंने किए वो जिनको दिखा करके वो वोट पाल पाए। 500 करोड़ 700 करोड़ 800 करोड़ रुपए का जिक्र हर वक्त यहाँ पे करता है, लिस्ट देने की बातें भी होती हैं, लेकिन आती कोई कैसे। मैं आपको एक सूची जारी कर दूंगा तो कृपया करके उस सूची को आप प्रकाशित कर दीजिएगा। आप उस सूची को अपनी रिपोर्ट के अंदर आप उसकी रिपोर्ट बना दीजिएगा। आपने कुलदीप बिश्नोई को बेमौसमी नेता बोला था और आपने ये भी बोला था गोपाल कांडा है और कुलदीप शर्मा और कुलदीप बिश्नोई, इन तीनों का मालिक एक ही है और इनको ऑपरेटर डी पार्क से किया जा रहा है। ये कब चुनाव में प्रचार के लिए भी जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के मंत्री, पूर्व मंत्री लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं आदमपुर की जनता की तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के तमाम लोग प्रचार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी एक बड़ा काली गाड़ियों का काफिला हल्के में देखा जा रहा है, जिसको गेम चेंजर के नाम पे देख रहे हैं आदमपुर की जनता, खास करके मतदाता। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि गेम चेंजर आपके होते हुए शीर्ष नेतृत्व के होते हुए किसी गेम चेंजर को काली गाड़ी काफिला मुझे नहीं मालूम, आज जाऊंगा थोड़ा कुछ बात पता चलेगी। ऐसी काली गाड़ियों का काफिला लगातार देखा ऐसी कोई बात सूचना पता चलेगी तो उसका जो है उत्तर भी देंगे। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए उसका उत्तर मैं नहीं। गिरोह का सरगना वो हरियाणा प्रदेश जानता है। गिरोह किसका है? जो कभी किसी दूसरे को हरियाणा प्रदेश में देख करके राजी नहीं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को असंख्य हाथों से लूटा है, जिन्होंने किसानों की ज़मीनों को कम दाम के ऊपर उनको अधिग्रहण का भय और डर दिखा करके, जिन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन को अपने साथियों की जेबों में डाल करके हरियाणा की जनता की जेब पर डाका डालने का काम जिन्होंने किया है, जिनके ऊपर अनेक प्रकार के मुकदमे भी चल रहे हैं। हरियाणा की जनता जब उनकी सच्चाई को जानती है कि जब उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया तो किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को उन्होंने जाति पाति की आग में जलाने का काम किया। राजेश जी आप। बीजेपी 8 साल में कोई 5 काम गिना पाए कि आधुनिक हल्के में जो उन्होंने किए वो जिनको दिखा करके वो वोट पाल पाए। 500 करोड़ 700 करोड़ 800 करोड़ रुपए का जिक्र हर वक्त यहाँ पे करता है, लिस्ट देने की बातें भी होती हैं, लेकिन आती कोई कैसे बात। मैं आपको एक सूची जारी कर दूंगा तो कृपया करके उस सूची को आप प्रकाशित कर दीजिएगा। आप उस सूची को अपनी रिपोर्ट के अंदर आप उसकी रिपोर्ट बना दीजिएगा। ये 603 करोड़ रुपए के काम जो है पिछले 8 वर्षों में हुए हैं और ये भी है कि इससे कहीं बेहतर, देखिए एक स्वाभाविक थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि एक कहीं जो एक प्रतिनिधि होता है वो जा कर के को विशेष प्रयास करके और सरकार के साथ जुड़ने होने वाला या एक अलग एक थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अब कोई कोर कसर भी रह गई है, उसको सूद समेत भी पूरा कर देंगे, ये भी भरोसा हम दिला रहे हैं। सर सवाल ये था साथी का कि आपका हो गया साहब, वो अपना सवाल पूछ लेंगे साहब। नहीं, उनका आपके मित्र को पूछने दीजिए। बगल में एक भाई साहब पूछ रहे थे जी। अब तक डिप्टी सीएम या जेजेपी का ज्यादा सक्रियता नहीं नजर आ रही चुनाव प्रचार में, कब तक आएंगे वे? क्या कोई बात हुई है पार्टी की? जी बिल्कुल, उन्होंने स्वयं घोषणा की है और गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि नीचे के स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के जो भी उनके वरिष्ठ नेता हैं, वह अभी तो दिवाली का त्यौहार संपन्न हुआ है, सही मायनों में चुनाव अब वेग पकड़ेगा। सारे जो हैं प्रमुख नेता जिन जिन की जैसे ड्यूटी लगेगी सब आएंगे। इसी में मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देनी चाहिए थी और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दीपावली का ये पावन पर्व आप सबके परिवारों में खूब खुशियाँ, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर के आए। और आज गोवर्धन का पूजा का त्यौहार भी है, उसकी भी आप सबको मंगल कामना करता हूँ। सर कुछ टाइम पहले आपने कुलदीप बिश्नोई को बेमौसमी नेता बोला था और आपने ये भी बोला था गोपाल कांडा है और कुलदीप शर्मा और कुलदीप बिश्नोई, इन तीनों का मालिक एक ही है और इनको ऑपरेटर डी पार्क से किया जा रहा है।
ये कब कहा मैंने? आपने ही बोला है। कोई रिकॉर्डिंग कोई ऐसा है? कौन सा कब आया बयान ये? 2020 का है। आप उसकी कोई कटिंग है उसकी? अभी है, आपको दिखा दूंगा। हाँ जी, मुझे भेजिएगा, उसके ऊपर उचित टिप्पणी करूँगा। सर, आप पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और शिक्षा और मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा को लेकर आप पार्टी, तो कैसे देखते हैं इस बार जो आप पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है? देखिए, आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर एक अच्छा बहुमत मिला है और पंजाब में उनको एक अग्नि परीक्षा से गुजरना है। अभी हम देखना चाहेंगे कि वो दिल्ली की तरह से फेल होंगे। दिल्ली में जिस प्रकार से जनता को आंखों में धूल झोंकने का उनका प्रयास जनता के बीच में उजागर हो चुका है, क्या पंजाब में भी उसी प्रकार की रीत दोहराने का काम करेंगे या पंजाब में कुछ कर पाएंगे? तो आम आदमी पार्टी का हमें कोई उम्मीद नहीं है। उनके जो नेता हैं वो केवल मात्र झूठ बोलने का काम करते हैं। वह पंजाब में जाकर SYL पर कुछ बात करते हैं, हरियाणा में आकर के कुछ बात करते हैं, दिल्ली में बैठ कर के पराली जलाने पर कुछ बात करते हैं, पंजाब में जाकर के अलग बात करते हैं, हरियाणा में आकर के अलग बात करते हैं। तो आज तक उनकी कोई भी बात वह साबित नहीं हो पाई है। तो ऐसे में मुझे आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं, फिर भी एक विपक्ष के नाते मैं उनको पंजाब में उनके काम के परिणाम को भी उसका आकलन विश्लेषण करने का उनको समय देने के लिए तैयार हूँ। सर, आज आप चुनाव में प्रचार के लिए भी जाएंगे, इसके अलावा बीजेपी के मंत्री, पूर्व मंत्री लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं आदमपुर की जनता की तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के तमाम लोग प्रचार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एक बड़ा काली गाड़ियों का काफिला हल्के में देखा जा रहा है, जिसको गेम चेंजर के नाम पे देख रहे हैं आदमपुर की जनता, खास करके मतदाता। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि गेम चेंजर आपके होते हुए या शीर्ष नेतृत्व के होते हुए किसी गेम चेंजर को मैदान में उतारना पड़ा? काली गाड़ी काफिला मुझे नहीं मालूम, आज जाऊंगा थोड़ा कुछ बात पता चलेगी। हल्के में सरगर्मियां हैं, ऐसी काली गाड़ियों का काफिला लगातार दिख रहा है। ऐसी कोई बात सूचना पता चलेगी तो उसका जो है उत्तर भी देंगे। मीनू बेनीवाल की बात कर रहे हैं सर ये लोग। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। तो आपने जिस गिरोह का जिक्र करे तो गिरोह किसको कहते हैं? वो गिरोह का सरगना वो हरियाणा प्रदेश जानता है। गिरोह किसका है? जो कभी किसी दूसरे को हरियाणा प्रदेश में देख करके राजी नहीं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को असंख्य हाथों से लूटा है, जिन्होंने किसानों की ज़मीनों को कम दाम के ऊपर उनको अधिग्रहण का भय और डर दिखा करके, जिन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन को अपने साथियों की जेबों में डाल करके हरियाणा की जनता की जेब पर डाका डालने का काम जिन्होंने किया है, जिनके ऊपर अनेक प्रकार के मुकदमे भी चल रहे हैं। हरियाणा की जनता जब उनकी सच्चाई को जानती है कि जब उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया तो किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को उन्होंने जाति पाति की आग में जलाने का काम किया, ऐसे लोगों को हरियाणा की जनता पहचान चुकी है। इसलिए उस गिरोह के सरगना का अनुज रोहतगी जी मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। ये ऐसा सवाल है, हरियाणा प्रदेश की कच्ची क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से भी पूछ लोगे कि हरियाणा की राजनीति का डाकू कौन है, वो आपको जवाब दे देगा। सर, प्रश्न अगर किया जाएगा तो ये कहना पड़ेगा कि अपने सामने बिना नाम लिए निशाना। राजेश जी के मन में पता है, अनुज जी के मन में भी पता है, आप भी बता दें। हैं? आप भी पूछ लो, मैं हाँ ना कह दूंगा। जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनके लिए वैसे चौटाला लगातार वो आपकी ही पीटीए होते हैं। ऐसा है, अब उनके बारे में मुझे हर एक बात का उत्तर देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हरियाणा की राजनीति में ऐसे तत्व वह एक प्रकार से घुन का काम करते हैं, लोकतंत्र को विनाश करने का काम करते हैं, हरियाणा के नौजवानों के भविष्य को नष्ट करने का काम करते हैं। ऐसे तत्व राजनीति से जितनी जल्दी उनका उन्मूलन हो जाए, पोलियो की दवा जैसे देकर के पोलियो का उन्मूलन करने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे लोगों को ऐसी दवा पिलानी चाहिए कि भविष्य में वो हरियाणा की जनता के साथ में ऐसे फरेब और धोखा देने के, विश्वासघात करने के काम दोबारा ना कर पाएँ। उनके जो भी कोई अंदर ये बाहर से जो समर्थक तत्व बैठे हैं, उनको भी उनकी आत्मा जाग जाए कि ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोग समाज के लिए भी अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोग मतलब देश के लिए भी अच्छे नहीं हैं। तीसरा बाई इलेक्शन है सर मनोहर जी का, हालांकि चौथा है ये।
उसमें से जो पीछे वाले 2 हार गए इस टर्म की अगर बात करें, वो क्यों हारे हैं और ये क्यों आप जीत पाए? देखिए, ठीक है, इस बात का आकलन होता है कि हम कौन सा 2 उपचुनाव जो हैं नहीं जीत पाए। कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं और क्षेत्र का भी अपना समीकरण रहता है, उम्मीदवारों का भी अपना एक प्रभाव रहता है, तो उन अनेक फैक्टर्स होते हैं और अंदरूनी तौर पर हम उनकी समीक्षा भी करते हैं। हम उनका पूरा एक फीडबैक भी लेते हैं और ज़रूरी नहीं कि जो सारी समीक्षा जो हम करें उसका पूरा विवरण जो है उसको साझा करें। कुछ चीज़ें हमें अंदरूनी समझनी होती हैं, लेकिन आदमपुर के उपचुनाव की जो एक दिशा दिखाई दे रही है वो स्पष्ट उसमें उम्मीदवार की दृष्टि से, उसके अंदर जो एक पूरा चुनावी जो वातावरण की दृष्टि से, हर दृष्टि से आदमपुर के अंदर स्पष्ट दिखता है कि एक बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इनकी सुन लो भाई साहब, जिनकी एक बार नहीं हुई। आदमपुर उपचुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्या आप ये समझते हैं कि 2024 का सेमीफाइनल यहीं से शुरू? मुझे खैर इस तरह की मेरा कोई आकलन इस दृष्टि से मैंने नहीं किया है। हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हालांकि एक और सामने आप ही बताने वाले हो, आप ही पूछने वाले हो।